मेरे चैनल एंड ऑफ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी फिजिक्स की समझ को बदल कर रख देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने सुना है कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे तेज चीज लाइट है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या यह सच है या हमें इनकम्प्लीट थ्योरी दी गई थी? आइंस्टाइन के अनुसार इस पूरे यूनिवर्स में लाइट से स्पीड कोई भी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास बढ़ता है और इन्फिनाइट मास को एक्सलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। यह थ्योरी गलत नहीं है जब तक कि आप मास और वेट की असली डिफिनेशन को ना समझ जाए। तो चलिए मास और वेट की असली डिफिनेशन को समझते हैं। मास कोई भी चीज कितने चीजों से मिलकर बनी है उसे मास कहते हैं। वही वेट तब आता है जब कोई पार्टिकल किसी फोर्स से बंधा हो, जैसे कि ग्रेविटी। यहाँ पर आप ग्रेविटी को फोर्स मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन मैं इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि ग्रेविटी असल में क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मास का वजन से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में चाहे कोई पार्टिकल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई प्लैनेट या स्टार ही क्यों ना हो, उसका वजन हमेशा 0 होगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या आइंस्टाइन गलत थे, क्या उनको मास और वेट की असली डिफिनेशन नहीं पता थी? तो बात ये नहीं है कि उन्हें नहीं पता था, बल्कि उनका नजरिया अलग था इस यूनिवर्स को देखने का। उनका नजरिया ये था कि इस यूनिवर्स में चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, वो किसी न किसी पार्टिकल या किसी फोर्स से बंधा होगा। मतलब कि कोई भी इस यूनिवर्स में फ्री नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी चीज से बंधा ही होगा। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये चीज समझा कि जब भी पार्टिकल चलेगी या फिर वो मोशन में होगी तो एक ऐसा समय आएगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि बारिश हो रही है और आप किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक जो स्लो चल रहा है और एक जो स्पीड चल रहा है। अब यहाँ पर आप ये अनुभव करेंगे कि जो स्लो चल रही है वो कम भीगता है मुकाबले उस चीज का जो फास्ट चल रहा था। उसी तरह जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके सामने से आने वाले बहुत सारे पार्टिकल उससे टकराते हैं और यही जो टकराव है उसे आगे बढ़ने से रोकती है। और इसी चीज को उन्होंने मास इंक्रीज का नाम दिया। और दरअसल ये चीजें सिर्फ रेजिस्टेंस होती है। अब इस सिचुएशन में दो चीजें हो सकती है, या तो पार्टिकल सिर्फ टकरा रही है यानी कि रेजिस्टेंस हो रहा है, या फिर वो पार्टिकल उससे चिपक जा रही है। तो अगर चिपक रही है यानी कि मास बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके वजन पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन वो आगे बढ़ना इसलिए रुक जाती है क्योंकि आपने सुना होगा कि जब कोई भी फोर्स दोनों तरफ से इक्वल लगती है तो वर्क 0 हो जाता है। वही चीज यहाँ अप्लाई होती है और ऐसे लगता है जैसे कि मास बढ़ता है और एक टाइम के बाद चीजें काम करना बंद कर देती है। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि कोई भी चीज एक समय के बाद रुक जाएगी अगर वो लाइट की स्पीड से चल रही है या फिर लाइट के बराबर चल रही है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो चीजें कितनी स्पीड में है कि वो एक ही पल में बहुत सारे पार्टिकल से टकरा रही है और इतनी सारे पार्टिकल से टकरा रही है कि उससे उस पार्टिकल का आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। आखिर टेम्परेचर क्या है? लोग इससे एक अलग चीज ही समझते हैं, जैसे गर्म महसूस होना या ठंडा महसूस होना, लेकिन दरअसल ये भी मोशन ही है। अब चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ये मोशन क्यों है। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही स्मार्ट है। जिस तरह कलर हमारी दिमाग की उपज होती है, उसी तरह टेम्परेचर भी, जो हमें गर्म और ठंडा महसूस होता है, वो भी हमारे दिमाग की ही उपज होती है। होता यूं है कि हमारा जो बॉडी है वो एटम से बना हुआ है और इस एटम को बनाए रखने के लिए, इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हर वक्त चलती रहती है हमारी बॉडी में। तो इसी चीज को बचाए रखने के लिए हमारा जो दिमाग है वो एक चीज डेवलप करता है कि हम इस चीज को समझ सकें
क्या चीज को समझ सके कि जब भी कोई पार्टिकल जो बाहर से आ रही है, एटम, अगर उसका स्पीड ज्यादा है हमारे एटम से तो हमें गर्म महसूस होगा। वहीं अगर उस बाहरी पार्टिकल का स्पीड स्लो है तो हमें वो ठंडा महसूस होगा। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उससे दूरी बना सके, ये समझ सके कि वो पार्टिकल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और ये चीज समझ हमारे अंदर हमें सिखाया जाता है, तभी आ पाती है। मतलब कि एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि ठंडा किसे कहते हैं और गर्म किसे कहते हैं, और हमें इससे दूरी बनाना चाहिए। ऐसा कुछ डेवलप नहीं होता है जब तक कि उन्हें बताया ना जाए, सिखाया ना जाए। यानी कि इस गर्म और ठंडा कुछ है ही नहीं, बस ये मोशन है किसी भी एटम का कि वो हमारे एटम से स्पीड है या स्लो में है। तो इसी चीज को एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम मैक्स प्लांक था, उन्होंने कई सारे क्षेत्र में बहुत सारी थ्योरी दी है, खासकर क्वांटम फिजिक्स में। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि आखिर इस पूरे यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होगी। तो करीब 1899 के लगभग में उन्होंने चीज का पता लगाया। करीब इस यूनिवर्स की सबसे गर्म चीज, जो कि अभी फिलहाल में पॉसिबल तो नहीं है, कोई भी चीज इतनी गर्म नहीं हो सकती है, ये केवल थ्योरी है। लेकिन एक ऐसा पल है जब बिग बैंग हुआ था, उसके बहुत मतलब सेकेंड भी नहीं, उससे भी बहुत 1000 गुना कम समय में उस चीज को प्रोसेस किया गया था यूनिवर्स के द्वारा। तो इसका जो मान है करीब 1.4 इंटू 10⁻32 केल्विन डिग्री। तो अब यहीं से एक चीज को समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, एक चीज का थोड़ा अनुमान लगाते हैं। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर करीब 300 केल्विन डिग्री होता है, और इस टेम्परेचर पर एक हाइड्रोजन एटम को लेते हैं तो उसका करीब मोशन जो होती है वो 1900 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी को आगे ले जाया जाए कि प्लांक टेम्परेचर जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो इस प्लांक टेम्परेचर पर एटम जो हाइड्रोजन के एटम है वो कितनी मोशन करेंगे। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 1.3 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर टेम्परेचर सही है तो स्पीड का लिमिट गलत है, और अगर स्पीड की लिमिट सही है तो टेम्परेचर, हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो गलत होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये दोनों ही थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो इस यूनिवर्स के अंदर की बात कर रहे थे कि जो भी इस यूनिवर्स में होगा, जो कि फ्री नहीं है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज बंधा होगा, फ्री बिल्कुल नहीं होगा कोई भी पार्टिकल। तो जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है वो लाइट की स्पीड के बराबर या उससे आगे नहीं जा सकती। वहीं जब प्लांक टेम्परेचर जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जब भी कोई चीज जाएगी, उस टेम्परेचर को अचीव करेगी, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि सारे जो स्ट्रक्चर है, जो इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर है, वो टूटना चालू हो जाएगा। मतलब वो इस यूनिवर्स की चीज ही नहीं बचेगी। तो जो मैक्स प्लांक थे वो इस यूनिवर्स की बाहर की बात कर रहे हैं, और वहीं आइंस्टाइन इस यूनिवर्स के अंदर की। ये दोनों ही साइंटिस्ट अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि लोग टेम्परेचर को एक अलग चीज समझते थे, लेकिन टेम्परेचर और कुछ नहीं बल्कि एक मोशन ही है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं, जो एटम होते हैं, तो वाइब्रेट करते हैं। तो मतलब जब भी टेम्परेचर की बातें आती हैं तो हाँ, तो वाइब्रेशन होती है, मोशन थोड़ी ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोशन और वाइब्रेशन में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। हम लोग इसलिए इसे अलग समझते हैं कि हम इसकी स्थान परिवर्तन या फिर दूरी का पता लगा सकते हैं मोशन में, कि कितनी दूरी तय की है, वही हम वाइब्रेशन का नहीं लगा पाते हैं। तो अगर हम नहीं लगा पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हो नहीं रही है, मतलब हमें उसे मापना ना आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मोशन नहीं है। तो इसका यही अर्थ निकलता है कि दोनों ही मोशन है और दोनों ही साइंटिस्ट का थ्योरी बिल्कुल सही है। और अब आप समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर क्या है। अगर कोई भी आपका सवाल हो या फिर कोई भी डिस्कशन, कंफ्यूजन या कोई राय हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब